हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th केमिस्ट्री में, जहां पर हम लोग यूनिट नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कर रहे हैं। हम पिछले सेशन में बॉन्ड पैरामीटर्स कर रहे थे और हमारा जो सेशन था वो वैन डर वाल रेडियस पर ख़त्म हुआ था। वैन डर वाल रेडियस को हमने डिफ़ाइन कर दिया था, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में समझाना बाकी रह गया था थोड़ा प्रॉपर वे से, तो हम लोग कहानी वहीं से ही शुरू करेंगे। सबसे पहले वैन डर वाल रेडियस क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है एटम के ओवरऑल साइज को, जिसमें वैलेंस शेल भी इंक्लूड होता है जब ये नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में है, यानी कि आप ऐसे एटम्स की बात कर रहे हो जो अभी एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं है, किसी और से बॉन्डेड हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये जिस एटम से हम लोग वैन डर वाल रेडियस को रिप्रेजेंट करेंगे वो आपस में नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में है। एक एग्जांपल यहाँ पे जो उन्होंने दी हुई है वो बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। क्लोरीन के मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन एटम्स होती हैं, जैसे कि ये हमने बना दिया है, और इनमें कोवालेंट बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। सपोज कर लेते हैं कि ये जो अपन रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ये एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया जिसके अंदर क्लोरीन की 2 एटम्स हैं। ये इन क्लोरीन के रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस है। अगर मैं न्यूक्लियस से न्यूक्लियस डिस्टेंस यहाँ पर मेजरमेंट करता हूँ तो इसकी वैल्यू मुझे 198 पिकोमीटर मिलती है, जिसे हम लोग बॉन्ड लेंथ के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम लोग इस का हाफ कर दें यानी 99 पिकोमीटर, तो ये कोवालेंट रेडियस बन जाता है, जिसको मैं RC से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कोवालेंट रेडियस। तो बॉन्ड लेंथ का हाफ हो गया कोवालेंट रेडियस, जब 2 एटम्स ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है कोवालेंट। अब वैन डर वाल रेडियस को समझने के लिए मैं क्लोरीन का ही एक और मॉलिक्यूल तैयार करूँगा, और वो मॉलिक्यूल ऐसे तैयार करना है आपने कि उसकी जो 2 एटम्स होगी, एक एटम बिल्कुल इसके ऐसे बिल्कुल नीचे आए लाइन में, और ये हमने दूसरी एटम्स की बना दी लाइक दिस, और ये इनके आपस में क्या हो गए, न्यूक्लियस अटैच हो गए। और यहाँ पे मैं आपको बनाता हूँ कि जब मैं इसको न्यूक्लियस वाली लाइन को एक्सटेंड करूँगा ना, तो ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल इसके नीचे इस सीधी लाइन में आना चाहिए। तो दूसरा भी अपन इसको ऐसे बना देंगे। ये क्लोरीन का दूसरा मॉलिक्यूल ये मेरे पास तैयार हो गया। इस तरीके से ये मेरा क्लोरीन का दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो तैयार हो गया है। अब आप देखिए, ये इनके न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली लाइन है और ये इसके न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली लाइन है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अब देखिए, ये जो 2 एटम्स हैं क्लोरीन की, ये आपस में नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 360 पिकोमीटर है। और अगर हम लोग इसका हाफ करें, जो अप्रोक्सीमेटली यहाँ से आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वैन डर वाल रेडियस, जो कि 180 पिकोमीटर में आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मैं वैन डर वाल रेडियस की बात करता हूँ, वहाँ पर जो 2 एटम्स हैं जिनका न्यूक्लियस के बीच की लेंथ है वो आपस में बॉन्डेड नहीं है। मैं इनको बॉन्ड लेंथ नहीं कहूँगा, मैं इस लेंथ को बॉन्ड लेंथ नहीं कह सकता, क्योंकि ये 2 एटम्स आपस में नहीं जुड़ी हुई। ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये वाला एटम इस एटम से बॉन्डेड है। तो इस तरीके से आपका वैन डर वाल रेडियस आता है कि जो आपके पास मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल्स, उनके एटम्स के सेंटर के हाफ को भी कॉल वैन डर वाल रेडियस। तो इस तरीके से वैन डर वाल रेडियस को रिप्रेजेंट किया जाता है। आप चाहे 180 ये कह लो, चाहे 180 आप ये वाला
कह सकते हो। तो बॉन्ड लेंथ में क्या है, दो एटम्स आपस में जुड़ी हुई है। कोवालेंट रेडियस में क्या है, उसी बॉन्ड लेंथ का हाफ है। लेकिन जब मैं वॉन डेर वाल रेडियस की बात करता हूँ तो जो एटम्स की बात मैं कर रहा हूँ वो आपस में किस स्टेट में है, नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में है आपस में। तो उनके लेंथ की हाफ को आई विल कॉल वॉन डेर वाल रेडियस। नेक्स्ट इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है, देखिए एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के बीच में एंगल कॉन्टेनिंग, जिसके अंदर क्या होंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, जो एटम बीच में है उसके एक मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स आयन में। इसको समझने के लिए जैसे मेरे पास ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो एक सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की हर एक एटम के साथ शेयर किया हुआ है। तो इन शेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में सेंट्रल एटम के साथ जो एंगल बन रहा है उसे हम लोग बॉन्ड एंगल बोलते हैं, जो यहाँ पर 104.5 डिग्री है। ये एंगल उतना होता है ताकि रिपल्शन कम से कम हो। तो यानी कि इस एंगल से एक तरह से हमें मॉलिक्यूल की शेप के बारे में अंदाज़ा लग जाता है। जैसे यहाँ पे 104.5 डिग्री है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अलाइनमेंट किस तरीके से होगा एक मॉलिक्यूल में। तो ये चीज़ बताता है हमें बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी। ये क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की वो अमाउंट है जो रिक्वायर्ड है, यानी चाहिए, ताकि 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स, हम लोग जो एक मॉलिक्यूल या एटम्स के बीच में, यानी मॉलिक्यूल्स में एटम्स होंगी और उन दो एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग है उसे हम लोग तोड़ना चाहते हैं। तो तोड़ने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं उसे वी कॉल बॉन्ड एंथैल्पी। यानी एनर्जी दे रहे का मतलब क्या है कि उस एनर्जी से वो टूट जाए। ऐसा नहीं कि अगर हम लोग एनर्जी दे रहे हैं लेकिन वो बॉन्ड नहीं टूट रहा तो उसको बॉन्ड एंथैल्पी नहीं कहेंगे। जितना रिक्वायरमेंट है ब्रेक करने के लिए 1 मोल ऑफ बॉन्ड को, उसे बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे इन अ गैसियस स्टेट। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, तो आपने जब उसको 435.8 किलो जूल पर मोल की एनर्जी दी तो ये जो मॉलिक्यूल था वो एटम्स में डिसोसिएट हो गया। इसी तरीके से वाटर का मॉलिक्यूल जब हमने 502 का एनर्जी दिया तो ये H एंड OH में डिसोसिएट हो गया और फिर इस OH को ब्रेक करने के लिए H+O में कितनी एनर्जी चाहिए थी, 427 किलो जूल पर मोल चाहिए थी। ये एनर्जी की दो वैल्यूज डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जब आपके पास H2O था, जब ये ब्रेकअप हुआ तो यहाँ पर जो O और H के बीच की बॉन्डिंग है वो समहाउ इफेक्ट हुई है, कोई बदलाव आया है। बदलाव आने की वजह से एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम हो गया। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हैं, इन दोनों का प्लस करके डिवाइड बाय 2 तो 464.5 किलो जूल पर मोल आ गया। एक बात और, जितनी ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी हम लोगों को चाहिए किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इसका मतलब है वो बॉन्डिंग उस मॉलिक्यूल में उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी आपको किसी बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में नॉलेज देता है। जितनी ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी चाहिए, जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये हमें याद रखना है। तो मैं ये कह सकता हूँ इसको कंपेयर करके कि वाटर पे जो मैं पहला मोल ब्रेक करूँगा उसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो यानी कि पहले बॉन्ड तोड़ना डिफ़िकल्ट है, नेक्स्ट वाला बॉन्ड ब्रेक करना इजी है। दिस इज़ अबाउट बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, नेक्स्ट वन इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हम लोग एक कोवैलेंट कंपाउंड की बात करते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बॉन्ड बनते हैं।
तो दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसे वी कॉल बॉन्ड ऑर्डर। जैसे हमने बात की है H2 हाइड्रोजन की, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, H का H के साथ बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो आपको पता है ऑक्सीजन की एटम्स के बीच में डबल बॉन्डेड है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। अगर मैं N2 की बात करता हूँ तो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 3 हो गया। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ वाटर की, तो वाटर के लिए क्या वो बनता है H2O इस तरीके से, तो यहाँ पर O और H के बीच में एक लाइन है, तो यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। ऐसे नहीं आप इसको 2 लिखोगे, नो, डेफिनेशन क्या कहती है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच में बॉन्डिंग की गिनती, 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड्स की गिनती, तो उसे वी कॉल बॉन्ड ऑर्डर। अब देखिए, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, तो जो स्ट्रेंथ है उतनी ही ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा। अब 3 का ऑर्डर ब्रेक करना 2 से ज़्यादा मुश्किल है, 2 वाला 1 के कंपेयर में ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर सिंगल अटैचमेंट है, वहाँ पर डबल और ट्रिपल, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रिपल वाला होगा, तो मतलब बॉन्ड एंथैल्पी 3 वाले की ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ, जितनी ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाता है, लेंथ जो है वो कम होती जाती है, क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई और स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी अगर बढ़ रही है तो स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो ये निचोड़ है जो हम लोग पैरामीटर्स का पढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये आप लोगों का टॉपिक बॉन्ड ऑर्डर क्लियर हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।